चलिए अब ये हमारा जो ITI इलेक्ट्रीशियन का सेकेंड ईयर का जो मॉडल फर्स्ट है उसका ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। इससे पहले हम 1 से लेके 40 क्वेश्चन 10-10 पार्ट करके देख चुके हैं। अभी हमारा लास्ट पार्ट है, इसके अंदर हम देखेंगे NCVT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के सेकेंड ईयर के जो इंपॉर्टेंट के न्यू क्वेश्चन है 41 से 50, और यही क्वेश्चन जो है आने वाले CBT एग्जाम में, और यही क्वेश्चन आप ITI पास होने के बाद जब अप्रेंटिसशिप में जाओगे ऑनलाइन एग्जाम देने, तब उसके अंदर भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम पूरे जो सेकंड ईयर की सीरीज है वो इसी तरीके से कंटिन्यू खत्म कर पाए। तो हम इस क्वेश्चन को याद करने से अच्छा समझने के ऊपर ध्यान देते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एज अ एक्स इन अ DC जनरेटर। तो यहाँ पर आपको बेसिकली फिगर दिखाई जाएंगे और इसमें मार्क किया जाएगा कि ये पार्ट का नाम क्या है। तो इसका ये जो थोड़ा सा भाग उठा हुआ है, उभरा हुआ है, बरोबर, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये राइजिंग स्टार है, मतलब उभरा हुआ सितारा, तो उसी तरीके से उसका यहाँ का जो भाग ये भी थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। तो उसका मतलब क्या हो गया, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं राइजर, बरोबर। तो जो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग जो है इसको हम क्या करते हैं, आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है ना उसके साथ कनेक्शन करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटर राइजर। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। और कम्यूटेटर सेगमेंट यानी ये जो इसके टुकड़े होते हैं ये अलग अलग सेगमेंट, इसको सेगमेंट कहा जाता है। लेकिन ये मार्क कहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पर किया हुआ है। ये जो भाग जो उभरा हुआ है, जो राइज है मतलब थोड़ा सा उठा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर राइजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, इसके अंदर ये पूछा है कि जनरेटेड EMF को कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है। इसके अंदर क्या क्या है देखो, पोल जो है वो 4 दिया हुआ है और प्रति पोल फ्लक्स 0.007 और चालकों की संख्या 1020 और उसकी जो गति है वो 1500 है, और आर्मेचर के जो समानांतर पथों की संख्या है वो भी है 2, क्योंकि ये वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग के लिए 2 लेते हैं, बरोबर। तो इसको सिंपली क्या करना है, अपनों को इस फॉर्मूले में रखना है ना। ये फॉर्मूला वैसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने देखा हुआ है, गुना उसकी घूर्णन गति गुना चालकों की संख्या, बरोबर, डिवाइड बाय 60 गुना P डिवाइड बाय A, है ना। तो इस तरीके से भी हम इसको रख सकते हैं, लेकिन इसको हमने इस तरीके से सिंपलिसिटी के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्टली जो वैल्यू है पूरी रख देंगे। तो ऊपर की जो वैल्यू है वो टोटल आएंगी 42,840 और जो नीचे की वैल्यू आएंगी 120। तो जब हम इनका डिवीजन करेंगे तो टोटल हमारे पास जो आएगा वो आएगा 357 वोल्टेज। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। देखो एग्जाम में आप इसको कैसे हल करेंगे, इसके बहुत ही आसानी से हल कर रहे हैं। पोल को गुना करो वेबर से, बरोबर, फिर आएगा आपका ये आंसर 0.08, फिर ये जो आंसर आया उसको गुना करो जेड से, फिर जो आंसर आया उसको गुना करो इन से। तो ये पूरा आंसर एक एक को करते करते आप बहुत ही इजीली एग्जाम में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये आंसर डायरेक्टली याद हो जाएगा, जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द रीजन फॉर अ DC जनरेटर फेज टू बिल्ड अप वोल्टेज। तो DC जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है, यह पूछा गया है। तो देखो वोल्टेज बिल्डअप कैसे करता है एक जनरेटर, उसके जो पोल होते हैं उसके अंदर पहले से ही अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, वो थोड़ी कम पावरफुल होता है लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर पहले से ही स्टोर होता है, जिसको हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। इसको हम सिंपलिसिटी ऐसे समझ सकते हैं, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में अवशिष्ट चुंबकत्व होता है केवल, फील्ड वगैरह, फील्ड के कॉइल वगैरह में कोई करंट नहीं होता और उनके द्वारा किसी भी प्रकार का फ्लक्स पैदा नहीं होता। बस उसके जो पोल होते हैं आयरन के, उसके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेट होता है, तो उसके अंदर आर्मेचर घूमता है और घूमने के कारण फिर उसके अंदर थोड़ा सा वोल्टेज उत्पन्न होता है और उसके द्वारा थोड़ी मात्रा में करंट प्रवाहित उस फील्ड वाइंडिंग के अंदर होता है। फिर वो करंट प्रवाहित होने की वजह से वो फील्ड फ्लक्स उत्पन्न करता है और उस फ्लक्स के कारण फिर आर्मेचर में अच्छी मात्रा में वोल्टेज उत्पन्न होकर करंट प्रवाहित होता है और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पर फील्ड वाइंडिंग के जरिए उत्पन्न होता है। और उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न होने के बाद फिर उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आर्मेचर घूमने के बाद वो फुल या अच्छे मात्रा में वोल्टेज को जनरेट करता है। तो इस तरीके से कार्य करता है। लेकिन अगर जो इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग है या फिर जो भी फील्ड वाइंडिंग है, अगर उसका प्रतिरोध इतना अधिक हो कि जो शुरुआती में जो कम करंट जाने वाला है उसके अंदर से प्रवाहित ही ना हो पाए, अगर उसका जो रेजिस्टेंस है वो एक लेवल से भी बढ़ा दिया जाए, यानी उसको जो क्रिटिकल है जहां तक वो काम कर सकता है उससे भी ज्यादा अगर उसका प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए, तो वो करंट उतना उसके अंदर से प्रवाहित ही नहीं हो पाएगा। और प्रवाहित नहीं हो पाएगा फील्ड वाइंडिंग में, तो फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स पैदा ही नहीं कर पाएंगी, और फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स पैदा नहीं कर पाएंगी तो उसके अंदर वोल्टेज भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो उसी तरीके से अगर वो वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर पा रहा है तो उसका कारण क्या है, ऑप्शन सी, फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 44, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ब्रश इन जनरेटर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यह पूछा गया है।
तो इसके अंदर जो कार्बन और ग्रेफाइट है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका जो है घर्षण कम होता है और वहां पर ये गर्मी भी सहन कर लेते हैं, प्लस ये लचीलापन, मतलब खुद घस जाते हैं लेकिन कम्यूटेटर को नहीं घसने देते। और दूसरा, इनका जो कम्यूटेटर को बिना नुकसान पहुंचाए एक फिसलता हुआ कॉन्टैक्ट बना के रखना, ये गुण इनके अंदर बहुत ही अच्छा है। अगर हम यहाँ पर स्टील, कास्ट आयरन या फिर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, वो डैमेज करेगा कम्यूटेटर को। लेकिन कार्बन और ग्रेफाइट क्या करते हैं, खुद घिस जाते लेकिन उसको डैमेज नहीं करते। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, कार्बन एंड ग्रेफाइट, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्केट एज एक्स। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये वोल्टेज है अपना, टर्मिनल वोल्टेज है और ये लोड करंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप, ये जो टर्मिनल वोल्टेज ये ड्रॉप क्यों हुआ है ना। यहाँ से जो सीधी लाइन जा रही थी बरोबर, लेकिन यहाँ से भी क्या हुआ, ये ड्रॉप हो गया। तो यहाँ से इतना ड्रॉप होने का कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो ये जो कारण है अपना, ये होता है आर्मेचर रिएक्शन के द्वारा। क्योंकि जैसे ही आर्मेचर उसका खुद का मैग्नेट, आर्मेचर को जैसी लोड से जोड़ा जाता है तो उसका जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है वो मेन मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देता है, विकृत कर देता है या फिर थोड़ा सा उसको डीमैग्नेटाइज कर देता है, जिसके कारण पूरे ही मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे वहां पर अगर हम एग्जांपल मान लेते हैं, अगर 100 मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे, उनको काटने के बाद वो 10 वोल्टेज उत्पन्न कर रहा होगा। और अगर इसने जब उसको विकृत किया, जब वहां पर अगर 90 फ्लक्स होंगे तो हमारे पास 9 वोल्टेज उत्पन्न होंगे बरोबर। मतलब वो 10 विकृत जो हुए, डिस्टॉर्ट हुए, उसके कारण क्या हुआ, 1 वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो उसी तरीके से आर्मेचर रिएक्शन के कारण ये क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ऑप्शन सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्टेड इन अ डीसी जनरेटर। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से, अगर जैसे मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। मतलब ये आर्मेचर है बरोबर, जो घूमेगा उसके बीच में, तो इसके जो बल रेखाएं हैं वो पूरे के पूरे इसके द्वारा छेदन होना चाहिए। अगर वो डिस्टॉर्ट हो जाए, मतलब कुछ डायरेक्टली इधर उधर हो जाए, अब ये छेदन नहीं होंगे इससे, या कुछ इधर हो गए तो ये छेदन नहीं होंगे, ये भटक गए ना, डिस्टॉर्ट हो गए। तो पहले पूरे बल रेखाओं का छेदन कर रहा था तो अधिक वोल्टेज मिल रहा था। अभी क्या होगा कि कुछ बल रेखा इधर उधर भटकने की वजह से कम हो गई, तो वोल्टेज भी क्या होगा इसके अंदर, कम उत्पन्न होगा, क्योंकि फ्लक्स का छेदन के जो संख्या है वो कम हो जा रही है ना। तो यहाँ पर जो पैदा होने वाला ईएमएफ है वो डिक्रीज होगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजेस, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। मतलब डीसी जनरेटर को केवल दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि घड़ी के कांटे की दिशा में, है ना, घड़ी के कांटे की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, ये पूछा गया है। तो देखो, जब हम जनरेटर को एक दिशा में घुमाते हैं तो उसके अंदर जो उत्पन्न होने वाले पोल होते हैं, जैसे यहाँ पर एक नॉर्थ हुआ, यहाँ पे साउथ हुआ, ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ हुआ बरोबर, और ये हमारा आर्मेचर। अभी हम उसको इस दिशा में घुमा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसकी दिशा बदल दें, उसके घूमने की दिशा बदल दे, तो ये जो एन पोल है यहाँ पर एस का फोर्स लगेगा, और जहाँ एस है वहां पर एन का मैग्नेट का फोर्स लगेगा। मतलब इस तरीके से पोल क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि नॉर्थ की जगह साउथ को लेने के लिए पहले नॉर्थ को खत्म करना पड़ेगा बरोबर। तो अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो उनके द्वारा पैदा होने वाले पोल की भी जो चार्ज है वो बदल जाएगा, नॉर्थ था तो साउथ हो जाएगा, साउथ था तो नॉर्थ हो जाएगा। तो वो जो विकृत चार्ज है वो उसको पहले डीमैग्नेटाइज करेगा, उसके बाद फिर वो अपना चार्ज धारण करेगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, या तो मैग्नेटिक पोल को उसका चार्ज खत्म कर देते या फिर कमजोर कर देते, है ना। तो जो बचा हुआ मैग्नेट उसके अंदर पहले से होता है, जैसे अभी क्लॉकवाइज में चली रही है तो उसके अंदर यहाँ पर एन का विशिष्ट चुंबकत्व रहेगा, यहाँ पर एस का विशिष्ट चुंबकत्व बचा हुआ रहेगा, कुछ मात्रा में चुंबक उसके अंदर स्टोर रह ही जाता है। लेकिन अगर हम उसको उल्टा घुमाएंगे तो फिर क्या होगा, वो विपरीत चुंबक पोल पैदा होंगे और वो उसके अंदर का जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड उसको खत्म कर देंगे या फिर कमजोर कर देंगे। तो उसको बचाने के लिए हम हमेशा जनरेटर को घड़ी के कांटे की दिशा में ही चलाते। तो प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए हम उसको घड़ी के कांटे की दिशा में चलाते, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, व्हाई सॉलिड पोल शूज आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। कुछ डीसी जनरेटर, अब ये डीसी जनरेटर के अंदर कुछ के अंदर इस तरीके से सॉलिड पोल शूज यूज किया जाता है ना। मतलब ये अपना पहले कैसा होता था, लेमिनेटेड जो पट्टियां होती है उनको जोड़कर पोल शूज इस तरीके से बनाया जाता था, है ना। लेकिन किसी के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड यानी अखंड पोल शू क्यों बनाते हैं, तो ये क्यों बनाते हैं, ताकि जो चुंबकीय बल रेखाओं का जो प्रवाह है उसका रेजिस्टेंस कम किया जा सके, है ना। उसको हम बोलते हैं रिलक्टेंस। जैसे हमारे करंट का प्रवाह में रेजिस्टेंस आता है, वो क्या करता है, करंट के प्रवाह को विरोध करता है, रेजिस्टेंस।
तो उसको कम कर दिए तो क्या होगा, करंट बहुत ही आसानी से प्रवाहित होगा। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रवाहित होने के लिए उसको जो विरोध करता है उसको बोलते हैं हम रिलक्टेंस। तो इस तरीके से अगर वो टुकड़े टुकड़े में ना होते हुए अखंड रहा तो बहुत ही आसानी से इसके अंदर से मैग्नेटिक प्रवाह बदलेगा, यानी कि जैसे करंट का रेजिस्टेंस कम हो जाता है उसी तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक बल रेखाओं का जो रिलक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ब्रिज के ऊपर अगर अखंड ब्रिज बना हुआ है सॉलिड तो आप बहुत आसानी से चले जाएंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर इस तरीके से पट्टे पट्टे बने हुए होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैर इस पे एक पैर इस पे, फिर ऐसा करके जाना पड़ेगा ना, तो आपका भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो उन्होंने इसी तरीके से करे, जो पट्टे हैं इसको हटा के पूरा सॉलिड पोल ले लिए ताकि उसको जो मैग्नेटिक बल रेखाओं को उसके अंदर से गुजरने के लिए जो रिलक्टेंस जो मिल रहा था, जो उसको अवरोध जो मिल रहा था वो ना मिले। तो उस अवरोध को कम करने के लिए, रिलक्टेंस को कम करने के लिए, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, ये इसका राइट आंसर रहेगा, बरोबर। मतलब ये उसका जो मैग्नेटिक प्लस का जो रेजिस्टेंस उसको रिलक्टेंस बोलते हैं, तो उसको कम करने के लिए सॉलिड पोल शूज इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है, यह पूछा गया है। देखो जनरेटर के अंदर क्या होता है, बेसिकली जनरेटर में जैसे दो पोल है उसके बीच में क्या रहेगा, एक मैग्नेटिक बल रेखाएं रहेंगी, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं रहेंगी, और इसके बीच में चालक जो है वो घूमेगा, बरोबर। तो इसमें क्या होता है कि मानो अगर साउथ साइड का ये जो कट कर रहा है जी और एच, तो इधर पैदा हो रहा है प्लस, और ये जब नॉर्थ साइड के तरफ के बल रेखा को कट करेगा तो इधर पैदा हो रहा है माइनस। लेकिन बाद में ये क्या होगा, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना। अगर हम ई और एफ से अगर एक बार जोड़ के रखे तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, क्योंकि इधर का भी काटेंगे इधर का भी काटेंगे, है ना। और ये वाला भी क्या होगा, ये अभी इधर प्लस है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, बरोबर। और ये वाला माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बरोबर। तो इस तरीके से प्लस माइनस होने से क्या होता है कि करंट के प्रवाह की दिशा बदलती है। जैसे हमारे एसी सप्लाई के अंदर क्या होता है, प्लस माइनस होता है, तो प्लस में मानो इधर अगर करंट की दिशा है तो जैसे वो माइनस में जाता है तो करंट की दिशा बदल जाती है। इस तरीके से जो हमारी 50 फ्रीक्वेंसी है तो 50 बार करंट की दिशा बदलती है एसी सप्लाई के अंदर, है ना, तो उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है, बरोबर। तो अगर इस तरीके से स्प्लिट रिंग लगा दिया जाए तो इधर का जो साइड है मैकेनिकली जो भी इधर का जो कट करेगा, ये जीएच हो या फिर एफई हो, तो वो हमेशा इस पॉइंट से ही मैकेनिकली कनेक्ट रहेगा, और उधर वाला जो भी कट करेगा वो हमेशा इधर के पॉइंट पर ही कनेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से इस जो स्लिप रिंग है उसको बीच में से कट करके स्प्लिट कर दिया जाता है ताकि इधर के साइड हमको हमेशा प्लस ही मिले और इधर के साइड हमको हमेशा माइनस ही मिले। तो इस तरीके से हमको प्लस माइनस मिलता रहेगा। तो जब तक ये प्लस माइनस चेंज नहीं होता तब तक करंट की दिशा भी चेंज नहीं होगी, उसकी दिशा एक ही रहेगी, और उसको ही बोलते हैं हम डीसी विद्युत धारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मेक्स अ आउटपुट इन द यूनि डायरेक्शन, मतलब आउटपुट की जो धारा है वो एक तरफा ही रहे, वो बनाने का कार्य किया जाता है स्प्लिट रिंग के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, विच मेथड इज यूज्ड टू इंप्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन अ डीसी जनरेटर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को बेहतर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, ये पूछा है। अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, जो उसके ऊपर अचालकता चढ़ी हुई है वो मजबूत रहनी चाहिए, वो जितनी मजबूत रहेंगी उतना अच्छा उसका इंसुलेशन रहेगा। जैसे वाइंडिंग के ऊपर वार्निश रहती है, बरोबर, उसके बाद फिर अपन उसके ऊपर कोई टेप लगाते हैं, तो इस तरीके से वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस में गिना जाता है। तो वो अच्छा रखने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है ये पूछा है। तो इसके अंदर जो इसका ब्लोइंग हॉट एयर इनटू मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो उसके अंदर जनरेटर की बॉडी के अंदर क्या किया जाता है कि गर्म हवा छोड़ी जाती है। उस गर्म हवा से क्या होता है कि उसके अंदर की धूल मट्टी भी निकल जाती है, प्लस उसके अंदर अगर जो नमी हो, नमी भी जो इंसुलेशन को खराब करती है तो नमी भी निकल जाती है गर्म हवा की वजह से, तो उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ब्लोइंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना या फिर हवा छोड़ना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए, अगर आप अभी तक यहाँ पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत ही धन्यवाद, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर अभी ये हमारा मॉडल कंप्लीट हुआ जो हमारा सेकंड ईयर का फर्स्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉडल को देखेंगे और